हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट मैंने आपको करा दिए हैं और आपके कहे अनुसार मैंने मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग बना दी है, जिसको आप अगर देखोगे तो 3 मॉक टेस्ट उसमें पड़े हैं और ये वाला मॉक टेस्ट भी उसी प्लेलिस्ट में जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है तो डेफिनेटली आपके 25/25 के प्रबल दावेदार आप बन चुके हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग आज की क्लास की। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जिसमें तो पहला क्वेश्चन है, आप में से ही किसी एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन को हम सोचे कि क्लास में ही सॉल्व करा देंगे तो सबका फायदा हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। अगर हम अंकों का सम करें तो 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें, 27 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने अंक पलट देती है, यानी संख्या के अंक जो हैं वो पलट जाते हैं। कहा गया है कि वे संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों एक बात आप बताओ, अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, कोई आपके मन में रैंडम 2 अंकों की कोई संख्या आ रही हो, 11 सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 10 के बाद वही आती है 11, यानी 2 अंक होंगे तो एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं इसी बेस पर। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा कि माना जो इकाई अंक है, ई फॉर इकाई अंक को मैं मान लेता हूं x है और मैं दहाई अंक को मान लेता हूं कि y है। इकाई अंक को अपन ने x मान लिया और दहाई अंक को y मान लिया। इस बेस पर बताओ संख्या क्या होगी। भाई इस बेस पर जो इकाई अंक और दहाई अंक आपने माना है, इसके बेस पर संख्या क्या होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि संख्या सर 10y प्लस में x होगी। बताओ ये कह सकता हूँ कि नहीं। अब ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगी कि y के साथ मैंने 10 क्यों लिखा। अब इसको समझो, जैसे हमारे पास 23 एक नंबर है तो 3 क्या है, इकाई अंक। मैं पूछूं 3 की स्थानीय मान क्या होगा तो कहोगे 3 होगा। लेकिन मैं 2 का स्थानीय मान पूछूंगा तो 2 का स्थानीय मान क्या आता है, 2 × 10, यानी 10वें प्लेस पर आता है। तो जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं तो अंक क्या मिलती है। तो दहाई अंक हमारे पास y था, y में मैंने 10 से इंटू कराया प्लस x। हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इकाई दहाई अंक मानकर आपको ऐसे संख्या हो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस बेस पर हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन की पहली शर्त क्या कह रही है कि यदि अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं दोस्तों, एक x है एक y है, तो अंकों का मैं योग करूंगा, यानी योग का मतलब प्लस, तो x + y किसके हो जाएगा, 9 के। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आओ अब दूसरी शर्त पढ़ो। दूसरी शर्त क्वेश्चन में क्या कह रही है कि यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए, तो संख्या हमारे पास क्या थी, 10y प्लस में x थी, तो हमने संख्या लिखा 10y प्लस में x और इसमें जोड़ने की बात कर रहा, कितना 27 जोड़ दिया। तो यह संख्या क्या कर रही है, अंक पलट जाते हैं, मतलब जहां y था वहां x होगा, जहां x था वहां y होगा। तो ये संख्या हो जा रही है 10x प्लस में y। लाइन को समझ में आया आपकी कि नहीं, कि यदि संख्या में 27 को एक्सीड किया जाए, मतलब 27 जोड़ दिया जाए, तो संख्या अपने अंक बदल लेती है। अब क्या करेंगे, सिंपल 10x को इधर ले आएंगे x के साथ, y को भी इधर ले आएंगे y के पास और 27 को इधर भेज देंगे, यानी 10y हमारे पास था, इधर से एक y आएगा तो -y, यहाँ हमारे पास प्लस x था, इधर आएगा माइनस में 10x बराबर, ये प्लस का 27 उधर जाएगा तो माइनस में 27। इतनी बात समझ में आ गई। 10y से एक y जाएगा तो ये बच गया 9y। x और -10x प्लस माइनस घट जाएंगे तो माइनस के क्या बच जाएगा, 9x बच जाएगा, बराबर माइनस के क्या बच गया, 27 बच गया। अब चाहो तो इसी को इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अगर कुछ कॉमन मिलकर कट रहा तो काट भी सकते हो। यदि मैं यहाँ से 9 को कॉमन ले लूँ, इन दोनों से 9 को
कॉमन ले लूँ तो y माइनस एक्स बचेगा, बराबर कितना बच गया, माइनस के 27 बच गया। अब 9 जाएगा उधर डिवाइड करेगा तो सिंपल मैं यहाँ से ऐसे ही काटे दे रहा हूँ, यानी निकल कर आएगा y माइनस एक्स बराबर माइनस के 3 है ना, माइनस के 3। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, 2 बना दिया। यह इक्वेशन नंबर 1 बनी है, यह इक्वेशन नंबर 2 बनी है। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर सर, समीकरण 2 को ऐड करने पर, क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए ना। समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या आया है, y माइनस एक्स बराबर माइनस के 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जोड़ेंगे, देखो ये दोनों x खत्म प्लस माइनस के, यहाँ बचा क्या y 2y और 2y 9 माइनस के 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 2y बराबर कितना बच गया दोस्तों, तो 2y बराबर आप देखो कितना बच गया, 6 बच गया। अगर मैं पूछूं y बराबर क्या आएगा तो 6/3, यानी y बराबर 3 दूनी 6 नहीं आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू भाई 2 थी, अच्छा सॉरी माफ़ करिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 3 जा 6, y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर मैं y का मान, भाई इसका मान y का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, समीकरण 1 में रख दूं, तो देखो क्या होगा। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 3 रखना, तो x प्लस 3 बराबर 9, तो x बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 3, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। अब x और y की वैल्यू आपको पता चल गई है। भाई आपसे पूछा संख्या, तो देखो जरा संख्या क्या थी, संख्या थी 10y प्लस में x, यहाँ वैल्यू रखो 10 इंटू y की वैल्यू y है 3 प्लस x की वैल्यू y है 6, तो 10 या 30, 30 में 6 जोड़ेंगे 36, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 36 आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इकाई दहाई अंक वाला, इकाई को कोई एक वेरिएबल मान लेना, दहाई को कोई एक वेरिएबल मान लेना, और दहाई को जब नंबर लिखोगे तो दहाई में 10 लगा के नंबर लिखना, जैसे मैंने 10y प्लस x लिखा है। बाकी क्वेश्चन को स्टेटमेंट के अनुसार पढ़ना और उसके बिहाफ पर इक्वेशन बनाना और लगा लेना क्वेश्चन को, ठीक बात ना, क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको लगाने की कोशिश करो। तब तक आप रीड कीजिए क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात भैया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस उसमें सीधे आपको इक्वेशन दे दिया गया है, समीकरण दे दिया गया है, और आपसे केवल कह रहा है कि आप इसको हमें सॉल्व करके दिखा दीजिए। कोई विधि नहीं कहा गया, चाहे आप विलोपन विधि लगाओ, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ, कोई भी विधि लगाओ, व्हाटएवर, ये आपकी मर्जी है, ठीक बात ना। देखो जरा क्वेश्चन कहा गया कि 5m माइनस 3n, ये क्वेश्चन है 5m माइनस के 3n, ये बराबर किसके है दोस्तों, बराबर है 19 के। सो मैंने लिख लिया 19, इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। दूसरा हमारे पास है m माइनस में 6n, और ये बराबर किसके है, -7 में, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों में 2 मेथड का यूज कर सकते हो, चाहे आप प्रतिस्थापन का यूज करो, चाहे आप विलोपन का यूज करो। तो अगर हम यहाँ पर विलोप लगाएंगे, विलोप करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक चर के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखो मैंने m देखा, तो यहाँ m का गुणांक 5 है, लेकिन दूसरे समीकरण में m का गुणांक 1 है, पहले समीकरण में n का गुणांक -3 है, दूसरे समीकरण में m का गुणांक -6 है। तो किसी भी चर के गुणांक बराबर नहीं है, तो चाहे एक के कर लो। अगर
में m के करता हूं तो ऊपर 5 है नीचे 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जब भी मल्टीप्लाई कराओगे पूरे समीकरण में होगा। तो मैं पहला समीकरण लिखता हूं 5m माइनस के 3n बराबर के 19 और यहाँ 5 से कराता हूँ 5m माइनस के 30n बराबर के 7 पंजे 35 माइनस के 35। अब क्या करेंगे, अब सेम सिंबल है तो घटाओ, अपोजिट सिंबल है तो जोड़ लो। सेम सिंबल है तो घटा लो, इससे सिंबल सारे बदल जाएंगे। यानी ये माइनस का m और प्लस के 5m खत्म, प्लस 3n और प्लस के 30n। भाई माइनस 3n प्लस के 30n क्या 27n बचेगा। भाई प्लस माइनस अभी बताया हमेशा घटते हैं, तो यहाँ प्लस के 27n बच गया। अब ये बच गया 35 प्लस में 19, इनको जोड़ो 9 5 14 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, यानी 27n बराबर 54 आ गया। अब n की वैल्यू निकालेंगे, 27 जाएगा डिवाइड में 54/27, यानी n की वैल्यू मैं आपसे कह दूं कितना आई है तो सर 2 आई है, क्योंकि 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, यानी n की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशन में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू रख दो। तो मैं रखता हूं कि n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर मैं n बराबर 2 रख देता हूं तो समीकरण 1 देखो क्या था, 5m माइनस में 3n बराबर के 19, n बराबर 2 रखना है तो 5m माइनस 3 और n के बीच में इंटू का सिंबल, तो n बराबर हो जाएगा 2 बराबर के 19। ये आ जाएगा 5m माइनस के 3 2 जा 6 बराबर में 19, माइनस से जाएगा प्लस में तो विल बिकम 5m इज इक्वल टू 19 प्लस में 6, यानी अब आप कहोगे सर 5m बराबर के 19 और 6 कितना हो गया 25 हो गया। m निकालना, 5 जाएगा डिवाइड में तो मैं कहूँगा कि m बराबर क्या बचेगा 25 और ये 5 आ गया डिवाइड में तो m बराबर क्या आ जाएगा 5 पंजे 25 आ जाएगा। ये इक्वेशन हल हो गई, यानी n की वैल्यू 2 थी और m की वैल्यू 5 थी। क्वेश्चन का सही जवाब आ गया m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 3, एकदम करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, ये मत समझना कि कभी पेपर टफ बन रहा है कभी इजी बन रहा है। भाई देखो पेपर का असली उद्देश्य यही होता है, जैसे जिंदगी में होता कभी खुशी कभी गम, वैसे पेपर में होता कभी टफ कभी इजी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखकर ही चलनी पड़ेगी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 3 बेहद आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई किए हैं तो ये मान के चलिए आपका कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके सारे नंबर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, निम्न चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, फिगर देख कर क्या आप मुझे एक इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ये जो चतुर्भुज बना है कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है या समलंब चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है ये। तो आप कहोगे सर ये चोंच वाला तो आपने बताया था, ऐसे बताया था चोंच वाला कौन सा चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, यही तो होता है। तो समलंब चतुर्भुज हम कैसे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे आपने हमें बताया था कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या हो जाता है ऊंचाई यानी कि हाइट, यही तो होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, यही होता है। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी, ये पैरेलल साइड, इस पैरेलल साइड होगी, समांतर भुजाएं यही तो होंगी। समांतर भुजाएं की डिस्टेंस कभी कम ज़्यादा नहीं होती है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, चाहे ये ले लो या ये ब्लू वाली ले लो, कोई ना कोई एक ऊंचाई होगी। अब आप देखो यहाँ ऊंचाई नहीं पता है, आप अगर वैल्यू रखोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा इनटू समांतर साइडें कौन कौन सी आ जाएंगी, एक देखो 10 सेंटीमीटर है और एक कितना है 14 सेंटीमीटर।
तो मैंने रखा यहाँ 10 सेंटीमीटर प्लस हो गया 14 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर ऊंचाई कैसे पता करें, ऊंचाई तो हमें पता नहीं है। तो ऊंचाई पता करने के लिए फिगर में आपको साफ साफ दिया गया, अगर ये 10 है दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 10 होगी। भाई ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 14 है, ये 10 हो गई, तो ये कितनी बचेगी 4 सेंटीमीटर, तभी ना 10 और 4 को मिलाओगे तो 14 हो जाएगा। अब आप देखो ये वाला आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर इस साइड को निकाल सकते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर, देखना मैं यहीं से निकाल लूंगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। कर्ण क्या है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। लंब ही होती है एल्टीट्यूड, लंब ही ऊंचाई होती है, तो यही हमें निकालना है, तो ये लंब का स्क्वायर। आधार कितना है ट्रायंगल का, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस से इधर करोगे माइनस, बराबर क्या बचा, लंब का स्क्वायर बचा। 25 में से 16 जाएगा 9, 9 किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के। स्क्वायर हटाओगे तो क्या इधर रूट नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी मैं आपसे कहूँ यार जो लंब है वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। और लंब ही क्या होता है, हाइट होता है, तो हाइट 3 सेंटीमीटर आ गई। अब हाइट आ गई तो हाइट यहाँ पर रख दो 3, वैल्यू आपके सामने आंसर है। यानी 1/2 इंटू 10 और 14 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, इंटू ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 3 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे तो 12 टाइम्स में, तो विल बिकम 12 सेंटीमीटर इंटू के 3 सेंटीमीटर। जब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 3 कितना होता, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल इजी था, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है, यदि फार्मूला नहीं याद है तो ये मत समझना कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका और भी होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। आप इस रेक्टेंगल, ये आपको वृत्त दिख रहा, आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लो, इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दो तो भी इतना ही आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको इसकी चौड़ाई पता होनी चाहिए। लंबाई तो 10-10 ठीक थी, लेकिन चौड़ाई कैसे निकलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगी। तो उन दोनों कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने हाइट निकाल के सीधा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया, मतलब पैरेलल साइड इनटू हाइट, और 1/2 कर दिया, आंसर आ गया है। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस क्वेश्चन को लगाइए। ऐसा क्वेश्चन मैंने 4 नंबर जो है वो कराया है। इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² इंटू थीटा बटे 360 होता है। ठीक है सर। अब कहा गया कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 66 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। यानी इस जो डॉटेड सेक्टर दिख रहा जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, इसका एरिया बताना, माने जो पिज्जा जैसा होता है उसमें जो पिज्जे की स्लाइस होती है उसका एरिया बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, बेसिक मैथ है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। यानी मैं अगर आपसे कह देता हूं कि आप हमें बताइए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करूंगा वो होता πr² इंटू थीटा बटे 360। भाई यही तो होता, थीटा माने कोई सा भी एंगल, क्वेश्चन में एंगल दिया होगा, ये देखो एंगल दिया 90 डिग्री, तो हम यहाँ से बात करेंगे। लेकिन सर बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, रेडियस तो नहीं पता है। भाई रेडियस नहीं पता है तो थोड़ी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेडियस कैसे पता करेंगे, उसके लिए दिया ना परिधि। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है, ध्यान से समझना दोस्तों, जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो मैं कह सकता हूँ यार 2πr ही किसके बराबर होगा, 66 के बराबर, माने 66 के बराबर होगा। तो अब पाई की वैल्यू क्या होती है,
22/7 इंटू रेडियस बराबर 66। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे से है वो ऊपर जाएगा, माने रेडियस बराबर मैं कहूँगा तो 67 नीचे से उधर जाएगा ऊपर और नीचे ये 22 दूना यानी 2 इंटू 22 कहाँ आएगा, ये आ गया आपका नीचे। अब काट सकते हो, 11 दूना 22 हो गया और 11 छक्के कितना हो गया, 66 हो गया। 2 दूनी हो गया 4 भाई, 2 दूनी हो गया 4, यही तो हो गया, और फिर 2 से 2 कट गया, यही तो हो गया भाई। 11 छक्के 66 भैया। एक सेकंड दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 22 दोबारा कैलकुलेट कर लेते, तो 11 दूना 22 हो गया, 11 छक्के 66, 2 से काट दिया 3 टाइम्स, अब कुछ कट नहीं रहा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस है हमने कैलकुलेट कर लिया 21/2 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस 21/2 सेंटीमीटर आई है तो फार्मूला पता है, यहाँ रखो, यानी 22/7 हो जाएगा, है ना। रेडियस कितनी आई 21/2, तो 21/2 इंटू क्या हो जाएगा 21/2 इंटू रेडियस हो गई। अब थीटा देखो कितना है 90 डिग्री है, तो 90/360 हो गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 2 से काट दिया 11 टाइम्स में, 7 से काट दिया 3 टाइम्स में, 0 से ये 0 खत्म, 9 से काटेंगे इसको 4 बार में, 9 चौके 36। अब ऊपर कुछ नहीं कट रहा ना, तो नीचे कट रहा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा बचा 21 तियां 63 इंटू 11 यानी 63 इंटू 11 और अपॉन में नीचे बचा 4 2 8। जब इंटू कराएंगे 11 तियां 33, 11 छक्के 66, 66 में 3 जोड़ोगे तो 169 यानी 69 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 8 हो गया। जब इसको सॉल्व करो 8 8 जा 64 यानी 8 8 64, 5 53 और 8 छंग 48, 5 बचा है ना, 5 50, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 5 40 यानी आए 86.625। आंसर कितना आएगा दोस्तों 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब है। ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे और कुछ लोगों को इजी लग रहे होंगे। इसका रीज़न ये है कि सबके पास अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होती है ना, लेकिन सिलेबस एक ही है। अब कई क्या करते हैं पुस्तक बनाने वाले, बहुत इजी क्वेश्चन दे देते हैं जो का पेपर से कोई वास्ता ही नहीं होता है, और कुछ बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। तो हमारे पास 3 पब्लिकेशन की बुक है, हम तीनों पब्लिकेशन का मिक्स्ड आपको कराता हूँ। अब अगर आपको लगता है कि बढ़िया कंटेंट है तो आप रेगुलर रह सकते हो, अगर आपको लगता नहीं पेपर में नहीं आएगा तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 4 का आंसर कितना आ गया 86.625 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 729 × 27 बराबर 3 की पावर 2x में आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्टली पूछता है x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, लिखा है 729 इंटू लिखा है 27 है ना, और बराबर लिखा 3 टू द पावर 2x। अब मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, उस रूप में उसको तोड़ने की कोशिश करो। अब आप ही हमें बता दीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। क्या 729 है? ना जी ना, वो तो 7 से 9 से और 3 दोनों से डिवाइड है। क्या 27 है? ना भैया, तो क्या है सर 3 है। तो इन सारे नंबरों को 3 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 100% अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ी वाली संख्याएं सबसे छोटी वाली संख्या के रूप में टूटेंगे ही टूटेंगी, क्योंकि तभी पावर, जब बेस बराबर होंगी तभी पावर का मान निकाल पाओगे। तो मैं कहता हूँ 3 को मैं क्या कह सकता, 729 को भाई 3 तियां 9 तियां 27 तियां 21 और 21 तियां कितना हो गया भाई, कितना होगा 3 तियां 9 27 तियां 81, 81 तियां 243 और 243 तियां कितना हो गया भाई, 243 तियां हो गया आपका 729। अगर आप कहोगे 243 इंटू 3 करोगे, 3 तियां 9 3 चौके 12 3 दूनी 6 1 7, यानी हम 729 को इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और फिर है इंटू 27 को, ये देखो ये 729 वाली बात थी,
ये पूरी बात किसकी थी, ये पूरी वाली बात 729 की थी। अब 27 को मैं लिखूंगा 3 × 3 × 3, ठीक है, बराबर 3 की पावर क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है भैया, अब ये कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया 3 की पावर 6 इंटू ये 3 की पावर 1 2 3 आ गया, बराबर हो गया 3 की पावर 2x। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस बराबर है, इंटू करा रहे हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी। 3 की पावर 6 प्लस में 3 इक्वल टू 3 की पावर हो गया 2x, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, तो 3 की पावर 9 बराबर में आ गया 3 की पावर 2x। दोनों तरफ देखो बेस बराबर है तो लेना देना ही नहीं है बेस से, यानी 9 बराबर किसके आ गया 2x के। तो मैं पूछूं x बराबर कितना आ गया 9/2, या आप इसको कह सकते हो 4.5, चाहे 4.5 कहो चाहे 9/2 कहो, दोनों क्वेश्चन एकदम सही है। आंसर 9/2 भी सही है और 4.5 भी क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 4.5 कहिए या 9/2 कहिए, बोथ आर राइट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट मूव करेंगे अगले प्रश्नों पर। चांद नजर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मज़े की बात ये है कि इस क्वेश्चन में आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो महीनों में भी डेट एज निकाली गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 4 साल 5 महीने का, तो एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट उम्र निकाली गई है। तो आपको भी ऐसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है करण और अर्जुन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड अर्जुन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया जनरली ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भैया, अनुपात का मतलब क्या है, सबसे सरलतम रूप, और अनुपात को जब हम एक्चुअल एक वास्तविक चीज मानते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जो करण है भाई, एक लोग तो हैं करण और दूसरे लोग कौन से हैं अर्जुन। तो करण अर्जुन की अगर मैं वर्तमान आयु कहूं तो पहले करण है मतलब पहले करण की लिखी होगी 2, बाद में अर्जुन है तो बाद में लिखी होगी 3, इनमें एक हम x लगा लेते हैं, यानी 2x वर्ष करण है और 3x वर्ष अर्जुन है। कह रहा 5 वर्ष बाद, लो भैया 5 वर्ष बाद हम इनकी उम्र लिखते हैं। तो 5 वर्ष बाद आप बताओ करण कितना हो जाएगा। बाद मतलब क्या बताया था, ऐड करना भैया, फ्यूचर की बात है तो 2x + 5। और अगर मैं अर्जुन की बात करूंगा तो अर्जुन 5 साल बाद क्या हो जाएंगे 3x + 5। अब क्वेश्चन देखो, अनुपात का मतलब विभाजित करना, यानी कि अनुपात को हम भाग के रूप में लिख सकते हैं बटे के रूप में। तो ये जो 2x + 5 है और बटे में मैं लिखूंगा 3x + 5। सर ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें दिया 5 वर्ष बाद 4:5 हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप देखना मेरा पूरा एक लेक्चर 1.5 घंटे का इसी चैनल पे अपलोड है केवल एज प्रॉब्लम पर। एज के क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 इधर जाएगा और 4 से ये इंटू होगा, तो 5 जाएगा तो 5 दूनी 10x प्लस में 5 पंजे 25 हो गया। 4 से कराएंगे 4 तियाँ 12x प्लस 4 पंचे 20 हो गया। x वालों को एक तरफ ले आओ, नंबर वालों को एक तरफ ले आओ, तो 10x माइनस में 12x इज इक्वल टू 20 माइनस में 25। तो इधर बचेगा माइनस के 2x, इधर बचेगा 20 माइनस 25 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/2। अब इतने पे रुक जाओ, क्योंकि आगे अभी आप इसको पॉइंट में मत करो, क्योंकि महीनों में आंसर निकाल लेंगे ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा आप हमें x की वैल्यू रखकर इनकी वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आप करण में रखोगे तो करण आ जाएंगे 2 ×
आया कितना है सर 5/2, 2 से 2 खत्म, तो करण की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी 5 वर्ष, क्योंकि करण तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गए। अर्जुन, लेकिन करण की बात करेंगे तो करण हो जाएंगे 3 × 5/2, एक्स की वैल्यू रखा माने 15/2 वर्ष। अब 15/2 वर्ष को आप कैसे कहोगे, 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 सत्ते हो गया 14, कितना बच्चा 1, तो इसको कैसे हम लोग लिखते थे 7 सही 1/2, यानी 7.5 वर्ष के। तो 7.5 वर्ष 2 को महीनों में कन्वर्ट करोगे तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 से काटोगे 6, यानी इनकी उम्र आएगी 7 वर्ष 6 माह, ये आ जाएगी अर्जुन की एज, और जो इनकी एज है करण की वो 5 वर्ष आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी मैं कह दूं करण की एज कितनी है, तो करण है 5 वर्ष के और अर्जुन कितने हैं, तो 7.5 वर्ष माने 6 वर्ष और 7 वर्ष 6 महीने। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब आपके बुक के, मतलब एक भी क्वेश्चन ना हमारे पास का नहीं है। आप इस बात को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न चित्र का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, ये कौन सा चित्र है? आप कहोगे यार ये कैसा फिगर है, हम कहेंगे देखो जरा 10-20 सेंटीमीटर ए बी दिया है तो नीचे भी 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि यह बीच वाला एक आयत है, मैंने दोनों कोनों को ढक लिया तो बीच वाला आयत इधर है अर्धवृत्त और इधर है अर्धवृत्त। तो हम क्या करेंगे, एक बार आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हम उनको ऐड कर देंगे तो हमें चित्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। भाई ऐसे ही तो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं, ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल निकालूं, चूंकि ए बी सी डी आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, L × B। तो आप कहोगे सर L कितना दिया है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो मैंने रख दिया 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया है आपका आयत का क्षेत्रफल। अब इधर भी अर्धवृत्त है, इधर भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखो कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भैया क्षेत्रफल का आधा ही होगा, बताया था πr² का आधा हो जाएगा, यही तो होगा सर। तो अब यहाँ पर मैं कहूँगा पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है दोस्तों, तो ये तो 14 सेंटीमीटर पूरा क्या है, ये पूरा व्यास है, तो 14 का आधा, भाई रेडियस 14 का आधा होगा, यानी रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो मैं कहूँगा 7 × 7 और बट्टे नीचे कितने कर देंगे, तो इसके पूरे बट्टे में 2 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार, तो 11 77, यानी एक साइड का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर वाला, ये इधर वाला मैंने निकाल लिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भी तो रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी, क्यों, क्योंकि यह एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी 14 हो जाएगा। तो जिसका जितना क्षेत्रफल उधर वाले का होगा उतना क्षेत्रफल इधर वाले का होगा, भाई इधर वाले का होगा ना, तो 77 सेंटीमीटर ये होगा। तो मैं कह दूं कि अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, मैं दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, दोनों अर्धवृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का अगर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे का भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, यानी 7 × 7 14, 7 × 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भैया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं कह दूं पूरे चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, दोनों को जोड़ दो। पूरे चित्र का क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं तो जो आयत का क्षेत्रफल आया है वो क्या आया है 280 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 और 8 2 10 3 13, 2 1 3 4, यानी 434 आ जाएगा। कितना आएगा 434 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जिनका भी 434
34 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट हैं। एकदम से राइट आंसर होगा 434 सेंटीमीटर स्क्वायर। 434 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। ओके, डन बात भैया इतनी ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और उसको लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। कहा गया 0.9604 का वर्गमूल ज्ञात करो। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो ये आपके नोट्स में बुक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके नोट्स में होंगे अगर आपने नोट्स बनाया है। तो इसका आंसर बता दीजिए फटाक से कितना होगा। मैं कहता हूँ 0.9604 है। भाई पॉइंट वाले संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? पीछे से पेयर बनाते हैं, उसके बाद सर सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो, लगा लिया। अब 96 किस में आएगा? या तो 96 पूरा हो या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का होता है, 9 9 जा 81, क्योंकि 10 का तो 100 हो जाता ना। इसी 9 को उठा के यहाँ ऐड करो। 9 9 18, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1, अगला जोड़ा आ गया 4 का। अब कितना जाएगा? 18 अट्ठाइम कितना होता है? 144, 8 बार चला जाएगा भैया। ये 8 8 जा हो गया 64, 6 8 टाइम 64, 6 70, 7 8 1 8 7 कितना हो गया? 15। और ये 8 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आप अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऊपर वाला आता है ना 0.98। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.98 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। क्लियर है? नोट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले प्रश्न पर, उसको लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए, माहौल बना है सब आज, ठीक है ना। क्लियर हो गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको सामने ये फिगर दिया गया है और इसमें कहा गया x का मान बताओ। x का वैल्यू यहाँ है, x का मान बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के किसी जीवा से उसके सरकमफेरेंस पर कोई एंगल बनता है, यानी कि परिधि पर, और उसके सेंटर पर कोई एंगल बनता है, तो परिधि पर बना एंगल हमेशा हाफ होगा सेंटर पर बने एंगल का। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल AOB किसके बराबर होगा? भैया आप सीधे बताओ, एंगल AOB किसके बराबर होगा? 2 गुने के कौन से एंगल? ACB के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा आधा होगा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का। तो मैं कहूँ एंगल AOB कितना निकल कर आएगा? 2 गुने ACB कितना है? 70 डिग्री है। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा सर? AOB 140 डिग्री आ जाएगा। ये निकल कर आ गया, जो अंदर वाला एंगल है ये वाला, ये 140 आ गया। अब ये और ये साइड बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि वृत्त के अंदर कितनी भी आप त्रिज्याएं खींच लो, सारी त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर त्रिज्याएं बराबर नहीं होती हैं तो वो वृत्त ही नहीं बनता है। तो अगर ये साइड साइड के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑलवेज इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत भुजाओं के संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो ये भी x होगा। अब इस ट्रायंगल को देखो, कौन सा? त्रिभुज AOB में ये त्रिभुज दिख रहा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, यानी एंगल A प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B बराबर मैं कहूँ कितना होगा? 180 डिग्री। ये दिया है x, ये निकाला आपने 140 डिग्री, ये भी दिया गया है x बराबर है 180 डिग्री के। 140 उधर जाएगा माइनस में और एक x मिलकर 2x। 180 से अगर मैं 140 घटा दूंगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 140 में से 180 में से 140 गया तो 40 बचा। अब x बराबर, तो बच्चा बच्चा कहेगा कि धरती का सबसे आसान क्वेश्चन है, x बराबर आएगा 40/2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 डिग्री। तो जिनका भी 20 डिग्री आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। यानी ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री
डिग्री का होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, उसके सिलेबस को कम समय में ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप ले लीजिए, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम ले लीजिए, 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। ये एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको भी ये चीज़ पता चलेगी कि 40% क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर ही पूछता है, 60% नए बनाता है जो आपके बुक के होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से, यही क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास का, क्लास क्वेश्चन नंबर 10, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये आपके सामने एक जोकर की टोपी दी गई है और कहा गया इस जोकर की टोपी का आयतन बताओ। जोकर की टोपी माने ये क्या है, शंकु है, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। चलिए तो हम अगर आपसे बात करेंगे कि इस फिगर में हम आपसे क्या निकलवा रहे हैं, आयतन। तो आयतन क्या होगा भाई, ये शंकु है ना, शंकु, देखो शंकु ही तो है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर मतलब रेडियस और एच मतलब हाइट। तो हाइट तो पता है ये वाली 6 है, लेकिन रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस नहीं पता कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए स्लंट हाइट दिया है। यानी मैं कह दूं कि स्लंट हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो यहाँ पर फॉर्म होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ बनेगा वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यानी स्लंट हाइट है 10 का स्क्वायर और रेडियस आपको निकालना है। हाइट दिया गया 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब मैं आपसे कहूँगा कि 36 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि आर का स्क्वायर 100 माइनस 36, यानी आर का स्क्वायर कितना आएगा, 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा। स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 64, और अंडर रूट ऑफ 64 का मतलब क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया है रेडियस। अब आयतन हमें बताना है, तो आयतन होता है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 8 का स्क्वायर, तो 8 × 8। हाइट आपको दिया कितना, तो हाइट दिया 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया। 3 से काट देंगे इसको 2 बार में, नीचे कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर काटो 22 दूना 44, 44 × 8 अठाई हो गया 64, नीचे बच गया 7, ऊपर इंटू करा लीजिए। तो अगर आप 64 का इंटू 44 से कराओगे तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 24 से कितना हो गया 25 हो गया, ये 256 हो गया। फिर 4 छंग हो गया 24, है ना, 4 चौके 16 और 4 छंग 24, देखो 25, ये आ गया। इनको ऐड करो 6, 6 5 11, 5 2 7, एक हो गया 8 और ये 2, यानी कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 2816 अपॉन में 7। इसको काटोगे 7 चौके 28, अगला नंबर छोटा 0, 7 दूनी 14 और फिर बचा 2, तो 7 दूनी 14, यानी आगे कटेगा है नहीं, 7 8 56 भी कह सकते हो, तो नहीं कटेगा तो इतने पे रोक दो। 402.28 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर की पावर 3 में क्या आएगा, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 402.28 सेंटीमीटर क्यूब, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त एकदम लाजवाब क्वेश्चन है जो आपको लगाना आना चाहिए। आपके दिमाग में सारी चीज़ें अगर आ रही हैं कि सर कैसे बैक निकलेगा, आपके पास टाइम नहीं दोस्तों ज़्यादा, जो अभी भी नहीं पढ़ेगा ना तो ये समझ लीजिए फिर वो देखो होता क्या कि फ्री में कंटेंट किसी को अच्छा नहीं लगता,
वो उनकी आदत बन चुकी है कि 40,000 45,000 पेड दे रहे हैं फीस, फिर भी बैक लग रही, उनको कुछ मतलब बुरा ही नहीं लग रहा। लेकिन आपको इस बार बैक निकालना, क्योंकि 2024 तक अगर आपका बैक निकल गया तो ये मान के चलिए आप सुपर टेट का एग्ज़ाम मस्त तरीके से देंगे, और भगवान ने चाहा तो आप इन फ्यूचर क्या होंगे, एक गवर्नमेंट टीचर बन चुके होंगे, और कुछ प्रशिक्षु बनकर, जो आप प्रशिक्षु हो, प्रशिक्षु से जो अध्यापक की जर्नी है वो कंप्लीट होगी, थोड़ा सा रोल उसमें हमारा भी होने वाला। तो आप हमारी बात अगर मान सकते हैं तो पढ़ाई कीजिए, और मिलेंगे दोस्तों आपसे कल एक और नए मॉक टेस्ट में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।